हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रही थी एमपीपीएससी का यूनिट 10। इसके साथ साथ स्कूल के भी जो सिलेबस है, मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी करंट अफेयर है, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जीके से रिलेटेड शॉर्ट्स वगैरह, लॉन्ग वीडियो, सब कुछ आपको हमारी प्लेलिस्ट में और शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर विजिट करिएगा। और मैं आपको एमपीपीएससी का यूनिट 10 पढ़ा रही थी जिसमें इसके पहले हमारे 2-3 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं, जिसमें हमने सिलेबस डिकोड किया था। फिर हमने समझा था कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, अलग अलग ट्राइब्स के जो जियोग्राफिकल डिवीज़न हैं या भौगोलिक विस्तार हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जान लिया था। फिर हमने थर्ड लेक्चर में भील ट्राइब को शुरू किया था, क्योंकि जो भील ट्राइब है उनका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो पढ़ना हमने शुरू किया था, जिसका एक भाग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो पहले एक बार ओवरव्यू देखिए, रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया था। भील जनजाति की शब्द उत्पत्ति, ठीक है, कि भील जनजाति जो शब्द है, भील शब्द है, वो कहाँ से आया, इनका क्षेत्रीय विभाजन की, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। पिछले लेक्चर को आप जा करके ज़रूर देखिएगा। फिर जनसांख्यिकी महत्व यानी स्टैट्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी, ठीक है, इनकी संख्या के बारे में। फिर इनका सामाजिक संरचना कैसी है, उप जनजातियाँ इनकी, ये रिपीट हो गया है, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, उप जनजातियाँ हमने पढ़ लिया। फिर इनका शारीरिक विशेषताएं हमने देख ली थी। शारीरिक विशेषताएं मतलब कि इनका जो शारीरिक जो विकास है वो कैसे प्रकृति के अनुकूल हुआ है, यानी कैसे वो जंगलों और ऊंचे इलाकों में रहने के लिए उनका शारीरिक विकास हुआ है ना। पारंपरिक वेशभूषा यानी जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, महिलाएं कैसे आभूषण पहनती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हमने उत्सव एवं कला को थोड़ा सा देख लिया था। बहुत सारे उत्सव और बहुत सारे पर्व और बहुत सारी कलाएं हैं इनकी जनजाति में, जिनको हम आज भी कवर करेंगे, और कुछ हिस्सा हमने इसमें कवर कर लिया है। तो ये आपको पिछली वीडियो का मैंने एक सार दे दिया। ये जानना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि आपको माइंड मैप बना रहे, आपके दिमाग में क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। फिर आज की विषय सूची के बारे में बात करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। ये भील जनजाति का भाग 2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दिख रही हैं आपको चीज़ें। पहला हम इसमें देखेंगे एक अनूठी जीवन दृष्टि, यानी ये हमसे किस तरीके से अलग है, जो इनकी लाइफ है, जो इनका जीवन है, वो हमसे किस तरीके से अलग है, जीवन को देखने का इनका नजरिया कैसा है। देवलोक, प्रकृति और पूर्वजों की सत्ता, पूर्वजों को ये किस तरीके से जीवित रखते हैं। देवलोक की प्रकृति, इनमें कुछ इनके देव और भगवानों के बारे में हम जानेंगे। फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शक, यानी इसमें कुछ मार्गदर्शक है जो इन्हें राह दिखाते हैं। बाकी जो भील जनजातियां होती हैं उनको राह दिखाई जाती है किस आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, वो देखेंगे। फिर भगोरिया हाट हम देखेंगे, ये एक पर्व है जिसके बारे में आपको शॉर्ट सेक्शन में भी एक वीडियो मिल जाएगा। फिर आस्था और अन्न के उत्सव देखेंगे, यानी फसलों के कट जाने पर कौन से फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग, कौन से पर्व मनाते हैं। फिर इनके आस्था के विषय के बारे में देखेंगे, किन किन चीज़ों में आस्था रहती है, प्रकृति से ये किस तरीके से जुड़े हैं और हम किस नज़रिए से देखते हैं। फिर विवाह पद्धतियाँ, किन किन तरीकों से इनके जनजाति में विवाह होता है, ये देखेंगे। आवास संरचना हम देखेंगे, ठीक है, यानी ये रहते जिन घरों में है उसकी संरचना किस तरीके की होती है। फिर मृत्यु संस्कार हम देखेंगे, यानी मृत्यु संस्कार मतलब किस तरीके से मृत्यु, अलग अलग संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद। फिर प्रमुख शब्दावली, कुछ ऐसी शब्दावली है जब ये लोगों को पुकारते हैं मदद के लिए या भागने की चेतावनी देते हैं, तब किस तरीके की शब्दावली का ये लोग प्रयोग करते हैं, देखेंगे। और निष्कर्ष देख लेंगे सारे वीडियो का। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो का शीर्षक है भील जनजाति विस्तृत सांस्कृतिक एवं सामाजिक विश्लेषण। देखिए, जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, मतलब आज जो हम भील ट्राइब को पढ़ रहे हैं वो पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, और इसके पहले हमने सिलेबस डिकोड कर लिया था, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। और इस बार एमपीपीएससी में जो ये यूनिट 10 डाला गया है, इसका मेन इंपॉर्टेंस ही यही है बच्चों कि हमें इनको डिटेल में पढ़ना है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, डेप्थ में उनकी संस्कृति के बारे में जानना होगा।
और बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप ये सारी चीज़ें ठीक से पढ़ेंगे, आप भले ये चीज़ मान करके चलिए कि 4 ऑप्शन आते हैं, हम वहाँ पे देखेंगे तो हमसे बन जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आपसे चीज़ें बन पाएंगे सही ढंग से, है ना। और ये जो हेडिंग दी हुई है यहाँ पे, जो मैंने हेडिंग रीड की है, ये जो शीर्षक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि भील समाज का जो एनालिसिस है, यानी अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं, उनकी कल्चर, उनका जो रहन सहन है, उनका समाज है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो हम समझेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक विश्लेषण करेंगे और उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, एक अनूठी जीवन दृष्टि, जीववाद और परंपरा का संगम। घबराइएगा नहीं, जो भी शब्द आपको लग रहे हैं कि टफ हैं वो बताए जाएंगे यहाँ पर। देखिए, भील संस्कृति को सिर्फ रीति रिवाजों का संगम नहीं बोला जाता है, बल्कि ये जो नेचर है और जो ह्यूमन है, यानी प्रकृति और मानव के बीच का एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग होता है। इनकी लाइफस्टाइल में आपको जीववाद, अब जीववाद को क्या बोलते हैं, एक बार अंग्रेजी वर्ड देख लीजिए। देखिए, जीववाद का मतलब होता है एनिमिज्म, ठीक है, यानी इसका मतलब, जीववाद का मतलब, देखिए ये वर्ड मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, इनकी लाइफस्टाइल में आपको जो जीववाद है, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं, और हिंदू मान्यताओं का एक बहुत अच्छा मिक्स मिलेगा। ठीक है, जीववाद जो मैंने वर्ड बताया, इसका क्या मतलब होता है, ये मानना है कि जो भी नेचुरल चीज़ है या जो भी प्राकृतिक चीज़ है, चाहे वो पेड़, पत्थर, कोई भी प्राकृतिक चीज़ हो, हम उन्हें एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो भील जनजाति है, उनकी खूबसूरती ये है कि उस नेचर को भी वो जीवंत मानते हैं, या ये समझते हैं कि उनमें भी आत्मा है ना। तो ये डिफरेंस है उनके और हमारे में। भील समाज प्रकृति को वस्तु की तरह नहीं देखता जैसे हम देखते हैं, जैसे रिसोर्स की तरह, बल्कि वो प्रकृति को, नेचर को देवता की तरह मानते हैं। इनके लिए जंगल सिर्फ रिसोर्सेज नहीं होते, बल्कि एक रिश्ता होता है। ठीक है, ये आपको ये पेड़ के थ्रू मैं दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ, जो अलग अलग हेडिंग दी हुई है। ठीक है, और ध्यान देना, फिर से बता रही हूँ, जो जीववाद का मतलब होता है वो हर प्राकृतिक चीज में ये समझना कि उसमें जान है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जीववाद। और भील भाई बहन जो हमारे होते हैं, वो प्रकृति जो होती है उसको पूजते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े कंजर्वेशनिस्ट आप बोल सकते हैं, प्रकृति को बचाने वाले सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए कि नेचर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। वो बहुत इनक्रेडिबल तरीके से ये लोग करते हैं। आस्था में जो है ना, इनका जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा आस्था होती है इनकी। ठीक है, तो ये आपको पूरा ओवरव्यू मिल रहा है धीरे धीरे कि क्या पढ़ने वाले हैं। अब देवलोक, प्रकृति और पूर्वजों की सत्ता, यहाँ पे कुछ पूर्वज हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनके कुछ जो देवी देवता हैं उनके बारे में भी बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देवलोक का मतलब है उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है, आध्यात्मिक जो उनकी अलग दुनिया होती है। और यहाँ पे जो सत्ता दिख रही है आपको, ये वर्ड सत्ता मतलब पावर, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है, जैसे प्रकृति और इनके जो पूर्वज हैं उनको जोड़ करके यहाँ पे आपको चीज़ें समझाई गई हैं। प्रकृति में मान लीजिए इनके इंद्र देव आ जाते हैं, और पूर्वज को ये लोग, जो इनके पूर्वज होते हैं, देखिए यहाँ पे इंद्र देव के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। और जो इंद्र देव होते हैं उन्हें प्रकृति से जोड़ा गया है, और जो पूर्वज होते हैं उन्हें बाप देव बोला जाता है। ठीक है, अब इनके देवलोक में राजा पंथा, यहाँ पे लिखा हुआ है राजा पंथा सर्वोच्च माने जाते हैं। और याद रखिएगा, चौरा वो जगह है जहाँ भैरव देव की पूजा होती है। दो फैक्ट मिल गए, राजा पंथा इनके सर्वोच्च और आदि देवता है और भीलों की उत्पत्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और भैरव देव को जहाँ पर रखा जाता है, यानी देव को जिस जगह पर रखा जाएगा उसे क्या बोलते हैं, चौरा बोलते हैं, चौरा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से सीधा सवाल प्रीलिम्स में बनता है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट भीलों के प्रमुख देवताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हैं राजा पंथा। ये सबसे बड़े और आदि देवता माने जाते हैं, यानी ये उत्पत्ति का प्रतीक होते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं भैरव देव। मैंने अभी आपको बताया भैरव एक देव हैं जिन्हें ग्राम देवता भी माना जाता है, और इन्हें जहाँ पर बैठाया जाता है उसे चौरा कहा जाता है। ये सारी शब्दावली जरूरी है
है ना। तीसरे और प्रमुख हमारे आते हैं इंद्रदेव, ये वर्षा के देवता हैं और संपूर्ण फसल सुरक्षा के रक्षक हैं। यानी जब भी फसलें अच्छी हो जाती हैं तो उसके बाद भी पर्व होते हैं, लेकिन इंद्रदेव को क्या माना जाता है, रक्षक माना जाता है फसलों का। फिर आखिर में आते हैं बाप देव, जिन्हें जो पूर्वजों के हिसाब से माने जाते हैं। ये पूर्वजों या एंसेस्टर्स की आत्माओं का एक पूजनीय स्वरूप होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि भील लोग जो घोड़े होते हैं ना, उनकी भी पूजा करते हैं। उन्हें भी, जैसे आपने इनकी चित्रकलाओं में देखा होगा, बहुत सम्मान की तरह इन्हें पूजते हैं ये लोग। ठीक है, तो भीलों की ये सारी आपको ट्रेडिशन के बारे में पता चल रहा है कि राजा पंथा उत्पत्ति के लिए माने जाते हैं। भैरव देव जो हैं, इनका स्थान चौरा कहलाता है, जहाँ पत्थर की मूर्तियां या मिट्टी के घोड़े अर्पित होते हैं। फिर इंद्रदेव जो फसलों की सुरक्षा के लिए रहते हैं। फिर पूर्वजों की आत्माओं का एक सामूहिक या अमर जब स्वरूप की बात करेंगे तो बाप देव आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से मैं आपको सारी चीजें समझा रही हूँ। ठीक, अब आध्यात्मिक मार्गदर्शक, समाज के रक्षक, इसमें आपको कुछ वर्ड दिख रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। पहला है बादवा, ठीक है, पंजारा और कोटवार। देखो, पहले जो भी आपको अगर कोई चीज समझनी होती है तो उसकी हेडिंग को समझा करो, उसके शीर्षक को समझने की कोशिश किया करो। आध्यात्मिक मार्गदर्शक वो लोग हैं जो समाज को गाइड करते हैं या राह दिखाते हैं कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, ये जो मार्गदर्शक होते हैं ये बदवा और कोतवार का काम करते हैं। अब इसमें जो बदवा शब्द आ रहा है उसका क्या मतलब है, मैसेंजर का काम करना, यानी उन्हें सही बात बताना। और फिर कोतवार, कोतवार का मतलब क्या होगा, देखिए बदवा मतलब डॉक्टर और मैसेंजर मतलब कोतवार। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, कैसे होता है, देखिए जो चिकित्सक के लिए माने जाते हैं वो बादवा कहलाते हैं, यानी इन्हें आप डॉक्टर समझ लीजिए। और जो यहाँ पे कोतवार है वो मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये शब्दावली यहाँ पे दी हुई है। और ये सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, बल्कि डॉक्टर जिन्हें हम बदवा कहते हैं और मैसेंजर जिन्हें हम कोतवार का काम बोलते हैं, वो भी किया करते हैं। भील समाज में बदवा का ओहदा बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो एक टीचर भी होते हैं और वैद्य भी होते हैं। ये जो बदवा की मैं बात कर रही हूँ वो जड़ी बूटियों के बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती है, वैद्य का काम करते हैं। और इनका काम जो है ना सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं होता है, ये लोगों को सही राह दिखाने में भी काम करते हैं। और हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। भील समाज में बदवा वो लोग होते हैं, ये मेन पुजारी भी होते हैं और डॉक्टर जिन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वो कहलाते हैं बदवा। फिर आते हैं पंजारा, क्या होते हैं ये चौरा यानी देवस्थान की साफ सफाई और पूजा में हेल्प करते हैं। तो बदवा डॉक्टर या राह दिखाने वाले लोग हो जाएंगे। फिर पंजारा हो जाएंगे जो देव सेवक कहलाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, देव सेवक कहलाते हैं। चौरा और मंदिरों के संरक्षक होते हैं और साफ सफाई पूजा पाठ में मुख्य सहायक रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं कोतवार। कोतवार मतलब ये क्या करते हैं, सूचना वाहक करते हैं। इनका काम है गांव तक कोई भी संदेश को पहुंचाना। क्या लिखा है, गांव के संदेश वाहक होते हैं, धार्मिक उत्सवों, बैठकों और निर्णयों की सार्वजनिक उद्घोषणा करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द मिले इनके, बादवा, पुंजारा, कोटवार। ये डॉक्टर और राह दिखाने वाले होंगे। पुंजारा मंदिर और सेवक, मंदिर की साफ सफाई और सेवक के तौर पर देखे जाते हैं। और फिर कोटवार आते हैं जो संदेश वाहक होते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में मैच द फॉलोइंग में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि बदवा और पंजारा क्या है, तो भूलना मत, क्योंकि मैं 3 बार इस स्लाइड में बता चुकी हूँ। अब भगोरिया हाट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। भगोरिया हाट उल्लास, प्रेम और सामूहिकता का मंच। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भील युवाओं का वैलेंटाइन और मैरिज मार्केट होता है। ये शब्द बहुत सोच समझ करके रखा गया है। उल्लास का मतलब देखो क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्लास का मतलब होता है खुशी और आस्था, यानी फेथ से जुड़ा हुआ होता है इनका हर एक पर्व। देखिए, यहाँ मेरा मानना तो ये है कि उनके त्योहार सिर्फ मज़े के लिए नहीं होते बल्कि उनके विश्वास से जुड़े होते हैं। जहाँ हमारे हर त्योहार सिर्फ कपड़ों तक सीमित हो चुके हैं या हम ही कर चुके हैं, लेकिन भील हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। भील जनजाति की जो खूबसूरती है वो इनको अलग बनाती है कि इनके जो पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, जिन्हें मैं हर वीडियो में ये वर्ड बोलती हूँ कि जिन्हें हम पिछड़ा कह रहे हैं वो हमसे कई आगे हैं।
क्योंकि इन्हें अपने जीवन साथी चुनने का, ठीक है, या कोई भी पर्व में जाने का, आने का, मतलब इनका सारा कुछ बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत एडवांस्ड है हमसे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या समझा, आस्था और उल्लास, जो इनका जो भी पर्व होता है वो इनके फेथ से जुड़ा होता है, ठीक है। और फिर इसमें जो आपको दिख रहा है गोल गधेड़ो, ये शौर्य के परीक्षण के लिए होता है, ठीक है। लड़का एक खंबे पर चढ़कर गुड़ और नारियल निकालने की कोशिश करता है और जो लड़कियां होती हैं उनको रोकती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इमेज में देखिए कि जैसे ये युवक है, ये क्या कर रहा है, ये गुड़ और नारियल यहाँ पर रखा हुआ है, ये उसे निकालने की कोशिश कर रहा है और ये इसके शौर्य का प्रतीक है। और लड़कियां कुछ भी एक स्टिक लेकर के क्या कर रही हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इनके शौर्य का प्रतीक होता है। और बच्चों, भगोरिया सिर्फ मेला नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये मैं आपको एडवांस्ड में समझा रही हूँ कि कैसे, जैसे आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे आप जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं यूज़ करते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, वैसे इनका भगोरिया हाट जो होता है वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे युवक युवतियाँ आपस में आते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पर्व के बारे में बताया, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। अब आस्था और अन्न के उत्सव गल और चलायनी। अब यहाँ पे हम अन्न के बारे में बात करेंगे और इनके आस्था से जुड़े पर्व के बारे में बात करेंगे। अन्न मतलब जब फसलें अच्छी हो जाती हैं तो विविध उत्सव, ये उनके लोकल फेस्टिवल की डाइवर्सिटी दिखाती है, जो अलग अलग ओकेशन में, जैसे अगर आपने मन्नत मांगी है कि फसलें अच्छी हो जाएंगी तो उन सारी चीज़ों पर ये चलायनी या जो गल है वो डिपेंड करता है। गल उत्सव में मन्नत पूरी होने पर आप क्या करते हैं, शुक्रिया करते हैं भील, और इसमें मन्नत पूरी होने पर व्यक्ति को खंबे पर 7 बार घुमाया जाता है। और वहीं चलायनी में फसल कटने की खुशी में, यानी यहाँ पे मन्नत पूरी हुई तो इसे क्या किया जाएगा, 7 बार ऐसे राउंड राउंड घुमाया जाता है, ठीक है। होली के बाद आयोजित होता है, मन्नत पूरी होने पर व्यक्ति को ऊंचे खंबे पर लटकाया जाता है और 7 बार घुमाया जाता है। यानी शारीरिक कष्ट सहकर आप क्या करते हैं, देवता को अपने शुक्रिया करते हैं, यानी आप उन्हें धन्यवाद करते हैं। और वहीं जो चलायनी है वो फसलों की सफल कटाई के बाद मनाया जाने वाला उत्सव होता है। जब फसलें बहुत अच्छी तरीके से कट जाती हैं तब ये पर्व मनाया जाता है। तो देखिए, पिछले वाले में हमने क्या देखा, हमने भगोरिया हाट देखा, जो इनके पर्व होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो देखा जो युवक युवतियों के लिए होते हैं। और मन्नत पूरी होने पर गल मनाया जाता है, जो अटूट विश्वास से जुड़ा होता है। और चलायनी, जब फसलें अच्छी तरीके से कट जाती हैं तब मनाया जाता है। ये समझ में आया, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलायनी जो है वो अक्सर पूछा जाता है, इसे नोट ही कर लेना, एमपीपीएससी में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है विवाह की पद्धतियां, यानी कितने टाइप से विवाह होता है भील ट्राइब में। एक सामाजिक अनुबंध होता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे में जहाँ पे दहेज प्रथा है, ठीक है, इनका जो विवाह होता है, यहाँ बेटी को बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी की तरह देखा जाता है। और इतना प्रिविलेज दिया गया है महिलाओं को कि फेमिनिस्ट भी कुछ नहीं कह सकते। खैर, तो यहाँ पे क्या है, भील समाज में विवाह धार्मिक संस्कार से अधिक एक सामाजिक अनुबंध होता है। यहाँ स्त्री को बोझ नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ पे दहेज प्रथा का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है। स्त्री व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रहता है स्त्री के पास। विधवा और परिपक्वता, यानी जो डाइवर्स्ड वुमेन होती हैं, लिख दे रही हूं मैं, डाइवर्स्ड वुमेन जो होती हैं उनको सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है। ये आज के समाज में भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी आप अभी विवाह की पद्धतियां बची हुई हैं, ये सिर्फ इंट्रो था कि भील समाज में लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता है, उन्हें उनके अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जीवन साथी चुनने का। और यदि वो डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है, या परिपक्व हैं तो क्या होगा, उन्हें अधिकार दिए जाते हैं कि वह वापस समाज उन्हें अपनाता है। अब विवाह के विविध स्वरूप में हम 4 पढ़ेंगे, मेनली 4 स्वरूप हमने पढ़ने हैं इसमें। पहला है दापा प्रथा, ब्राइड प्राइस जिसको बोलते हैं, फिर नतारा विवाह, फिर आता है घर जमाई और सेवा विवाह, और आड़ू या पेठू विवाह, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमको पढ़ने हैं। पहले ये समझ लेते हैं दापा प्रथा। यहाँ विविध स्वरूप का मतलब है मैरिज की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये दिखाता है कि उनका लॉ सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे वर्ड याद रखिए, फ्लेक्सिबल भी है
और प्रोग्रेसिव भी है, क्योंकि हमारे समाज से बहुत ज़्यादा अलग है। दापा प्रथा को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पर यहाँ लड़की को सम्मान का प्रतीक ही माना जाता है। दापा प्रथा में ये बोला जाता है कि लड़की का अपमान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कन्या के मूल्य का सम्मान मिलता है। वर पक्ष द्वारा लड़की के पिता को सम्मान स्वरूप नकद या पशु दिए जाते हैं। हमारे में दहेज प्रथा होती है, आप सब में भी होती है। लोग नहीं लेंगे बोल करके जितना दे दिया जाता है ले लेते हैं, लेकिन इनके में वैसा कुछ भी नहीं है। साथी अभियान इसी को देख करके, इस दापा प्रथा को देख करके गवर्नमेंट ने एक साथी अभियान शुरू किया है। अत्यधिक आर्थिक बोझ से बचाने हेतु वर्तमान में प्रशासन द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम इनसे इंस्पायर होकर के स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो दापा प्रथा में क्या होता है, कन्या के मूल्य का सम्मान किया जाता है और वर पक्ष द्वारा लड़की के पिता को पशु या फिर नकद राशि दी जाती है। फिर नतारा विवाह आ गया। नतारा विवाह क्या होता है, और नतारा विवाह तो महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे देखिए, समाज की अत्यंत प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। विधवा या परित्यक्ता स्त्री का पूरे सम्मान के साथ पुनर्विवाह करवाया जाता है। अगर कोई महिला जिनके पति का देहांत हो गया है, तो भील ट्राइब क्या करते हैं, बहुत ही सम्मान स्वरूप क्या किया जाता है, उनका विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है, और यदि कोई विधवा होती है तो उनका विवाह करवाया जाता है और समाज स्वीकार करता है। ठीक है, और दापा प्रथा मैंने आपको बता दिया कि ब्राइड प्राइज देते हैं इसमें, और नोट कर लो क्योंकि सरकार यहाँ एक नई स्कीम शुरू कर रही है इनसे इंस्पायर होकर के, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर नतारा मैंने आपको बताया, इसमें विधवा या डाइवोर्स्ड वुमेन होती हैं, उनके साथ मतलब पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया जाता है समाज को। फिर हमारा आ जाता है भैया घर जमाई वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, घर जमाई ये तीसरा प्रकार है जिसका नाम घर जमाई है, या सेवा विवाह आप बोल सकते हैं। और नाम से ही समझो ना भाई क्या लिखा हुआ है, सेवा विवाह। जो लड़का पैसे नहीं दे सकता या नहीं दे पाता है, या फाइनेंशियली वो उतना स्टेबल नहीं है, वो ससुराल में रह करके काम करता है। समन्वय का मतलब, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये समन्वय बनाने का मतलब, उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन बनाना या सेटलमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, झगड़ा राशि दी जाती है, नहीं झगड़ा राशि आपको इसमें दी जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, घर जमाई। अगर वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं, ससुराल में जा कर के रहते हैं। फिर हमारा आड़ू या पेठू विवाह, स्त्री की चरम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए होता है आड़ू या पेठू विवाह। विवाहित महिला अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, इसके लिए पूर्व पति को झगड़ा राशि देनी होती है। जो झगड़ा राशि का मैं अभी जिक्र कर रही थी वो यहाँ पे होती है कि यदि कोई महिला विवाहित है, वो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना चाहती है, तो वो अपने पूर्व पति को झगड़ा राशि देती है, या सेटलमेंट मनी आप बोल सकते हैं, देती है, और वो उनके साथ चली जाती है। ये बैलेंस बनाने का तरीका है, आप देखिए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार थे विवाह के। अब जीवन का आरंभ और आवास संरचना समझिए। ठीक है, यानी ये कैसे रहते हैं। ठीक है, और देखिए एक और चीज याद रखिए, ये जो झगड़ा राशि हो रही है या दी जा रही है, इसके जरिए क्या कर रहे हैं, पुराने रिश्ते को सम्मान पूर्वक खत्म किया जा रहा है। ठीक है, ये आप ये जो झगड़ा राशि है या ये जो विवाह है, इसे आप फैमिली कोड समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मली फैमिली कोड्स होते हैं, वैसे इनके में झगड़ा राशि दी जाती है महिला द्वारा पुरुष को। ठीक है, हाँ, तो अब हम आते हैं जीवन का आरंभ और आवास संरचना पर। इसमें क्या होगा, जीवन यानी आवास संरचना का मतलब है आर्किटेक्चर। इनके घरों का जो डिज़ाइन होता है वो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके बनाया गया है। और जो घर होते हैं उनको कू बोलते हैं, जो इनके आवास की जगह होती है उसको कू बोला जाता है। ये बिखरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्कैटर टाइप होते हैं, इधर उधर होते हैं, ताकि दुश्मन के आने पर सब लोग एक बार में सतर्क हो जाएं। और फिर सुनो, यानी इनके घरों को कू या टपरा कहा जाता है, और ये घर दूर दूर होते हैं ताकि दुश्मन के हमले से ये आसानी से बच सके, आसानी से भाग सके या सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसलिए इनके घर इस तरीके से बिखरे बिखरे होते हैं, देखिए दूर दूर, और यहाँ पे रास्ता बना हुआ है,
दिख रहा है? इस तरीके से इनके घर बिखरे होते हैं और इनके आवास को कू बोला जाता है। यहाँ पेमा फात्या जी का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिथौरा आर्ट के लिए ये हमेशा याद रखने वाला नाम है। और इनका सबसे बड़ा कलाकार यानी ये जो पिथौरा आर्ट है उसके सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो कौन है? पेमा फात्या जी ही हैं। ठीक है, पिथौरा चित्रकला जो यहाँ पर आ रही है उसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो पेमा फात्या हैं। ये यहाँ पे फैक्ट है, ये लिख लीजिएगा। और एक लाइन में जन्म संस्कार बताऊं, यहाँ पे इसके आगे हम पढ़ेंगे जन्म संस्कार। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये जन्म संस्कार। ठीक है, ठीक है। तो जन्म संस्कार में क्या होता है? अगर लड़का होता है तो थाली बजाई जाती है और लड़की होती है तो सूप या सूपा जिसे बोला जाता है वो बजाया जाता है। ये नॉर्मल जन्म संस्कार फैक्ट के लिए बता दिया। उनके आवाज़ को कू बोलते हैं। पिथौरा चित्रकला की जो धार्मिक कहानियां जिससे बताई जाती हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है ये कला, वो पेमा फात्या जी बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर जन्म संस्कार में क्या होता है? लड़का होता है तो थाली बजाते हैं, लड़की होती है तो फटकने वाला जो उपकरण होता है जिसे सूपा बोला जाता है वो बजाया जाता है। अब मृत्यु संस्कार की बात कर लेते हैं। मृत्यु के बाद उनकी यादों को गाटला या पत्थर के स्मारक बना करके अमर किया जाता है। और अगर पैरों के निशान हो तो उसे पगलिया कहते हैं। अस्थि विसर्जन अक्सर माही नदी बनेश्वर धाम में ही होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। गातला मैंने आपको बताया, मृत्यु के बाद जब पूर्वजों को अमर रखना होता है तो एक पत्थर का स्मारक बनाया जाता है और पैरों के निशान रख दिए जाते हैं और उन पैरों के निशान को पगलिया बोला जाता है और ये उन्हें अमर रखने के लिए किया जाता है। और जो अस्थि विसर्जन होता है वो माही नदी में होता है, बलेश्वर धाम में होता है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है, सारी चीजें दिख रही हैं अच्छे से। अब यहाँ पे कांटा यानी मृत्यु भोज की प्रथा भी होती है। यहाँ केवल शोक नहीं बल्कि मृत आत्मा के प्रति सर्वोच्च सामाजिक सम्मान का प्रतीक होता है। यानी अगर पूर्वजों को जिंदा रखना है तो पत्थर की स्मारक बनवाते हैं और उसमें पैरों के निशान लगा दिए जाते हैं जिसे पगलिया बोला जाता है। और आत्मा का विसर्जन या अस्थि का विसर्जन जो है वो कहाँ होता है? माही नदी में होता है, बलेश्वर धाम में, जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। फिर आता है काटा, मृत्यु भोज की प्रथा को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं। ये बड़ा मजेदार है, फायरे फायरे। ये क्या है? जब भी कोई ऐसा खतरा आने वाला रहता है या वॉर क्राई जिसको हम बोलते हैं, उस वक्त आवाहन दिया जाता है और बोला जाता है फायरे फायरे। ठीक है, विरासत या लेगेसी कह लो भील जनजाति की, हमेशा से वॉरियर्स रहे हैं और ये हेडिंग उनकी लेगेसी को सलाम करती है। उनका रणघोष में जो फायरे फायरे चिल्लाना है, ये खतरे के वक्त पूरे समुदाय को एक करने की आवाज होती है। और बुलावा वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है? घने जंगलों में रास्ता दिखाता है और लोगों को सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा खतरा आता है उस वक्त। हो गया? जब फायरे फायरे की गूंज उठती है तो पूरा गांव क्या होता है? एक हो जाता है। और बुलावा तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्गदर्शक होता है, जो कोई अगर अजनबी भी दौड़ रहा है इधर उधर तो उनको भी राह दिखाने का काम करता है। यानी भील ट्राइब का असली शौर्य है इन सारी चीजों में। ठीक है, तो ये आपका पूरा हमारा जो लेक्चर था भील ट्राइब का पार्ट सेकंड वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार भैया जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है इसका, है ना। एक गौरवशाली सांस्कृतिक संतुलन हमने देखा जिसमें इनके प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा कि नेचर को हम किस नज़रिए से देखते हैं, रिसोर्स के नज़रिए से देखते हैं। ये उसको क्या देखते हैं? ये उसे एक जीवंत चीज़ की तरह देखते हैं। फिर हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना इनके विवाह स्वरूप में। ठीक है, कि कैसे स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई है अपना जीवन साथी चुनने की, और बहुत लचीला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इनका। फिर शौर्य या वेलोर हमने देखा, युद्ध कला में केवल आक्रमण के लिए नहीं बल्कि बुलावा बनकर सुरक्षा देने के लिए भी होता है। सिर्फ लड़ते नहीं है, दिमाग से काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके MPPSC यूनिट 10 के भील ट्राइब के सेकंड पार्ट में हमने देख लिया और आज का आपका ये सारी चीजें भी हम कवर कर लिए। सारी चीजें अच्छे से पढ़िए और नोट करते रहिए। हमने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के बारे में भी देख लिया। ठीक है, देवलोक, प्रकृति और पूर्वजों की सत्ता देख ली। भगोरिया हाट में हमने देखा कि कैसे ये लोग पर्व मनाते हैं, युवक युवती एक जगह पर जा करके, और फसलें अच्छी कटने पर कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मन्नत मांगने पर किस तरीके से ये लोग खंबे पर चढ़ करके अपने जो देवता हैं उनको समर्पित करते हैं खुद को या बल दिखा करके। ठीक है,
तो ये हमारे MPPSC यूनिट 10 का भील जनजाति का भाग 2 कंप्लीट होता है। और उम्मीद कर रही हूँ सारी चीज़ें आपने ठीक से समझी होंगी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करो और पूछ लो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।